नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इसी चैनल पर रोज़ नियमित रूप से हिंदी और हिंदी में व्याकरण और प्लस शिक्षण वीडियो के प्रश्न नियमित रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है। अब देखो, हमारी अब तक 12 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और आज जो सीरीज है वो 13वीं सीरीज है। तो देखो, आज की सीरीज का पहला प्रश्न, अभी जो पहले इसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न लिए गए हैं। तो देखो, पहला शिक्षण विधि का प्रश्न है, क्या पूछा हमसे, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। हमसे ये पूछा है कि भाषा संसर्ग प्रणाली है उसमें विशेष महत्व किसको दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, या फिर कवियों की जीवनी पर, या फिर नियमों पर। तो साथियों, भाषा संसर्ग नाम आते ही याद रखना आपको, इसमें व्यवहारिक ज्ञान है उसके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहले का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। हमसे ये पूछा है कि भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य किसका होता है साथियों, कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, या फिर निबंध शिक्षण का। तो साथियों, क्या होगा इसका ऑप्शन सही, किसको मानेंगे हम, भाषा तत्वों में ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य वो गद्य शिक्षण का अंतर्गत होता है। कि गद्य शिक्षण जिसमें हम कहानी सुनाते हैं या फिर कोई नाटक उस इस प्रकार उनका वाचन करते हैं, या फिर कोई लेख है उसके बारे में हम उसमें भाषा तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गद्य शिक्षण इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3, किस विधि में शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। देखो साथियों, हमसे ये पूछा है कि शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो ऐसा किस विधि में कहा जाता है, व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर हरबट विधि। तो साथियों, ऐसा होता व्याख्यान विधि के अंतर्गत कि एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय एक अच्छा कुशल वक्ता होना चाहिए, मतलब उनके पढ़ाने की शैली अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चों के समझ में आ जाए। तो मतलब वक्ता किसके अंतर्गत होना चाहिए, एक व्याख्यान विधि के अंतर्गत ऐसा कहा है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा चरण हर्बट विधि का नहीं है। देखो, हमसे ये पूछा कि हर्बट उपागम में कितने पद शामिल किए गए हैं। साथियों, हर्बट उपागम में 5 पद शामिल किए हैं। तो 5 में से यहाँ पर देखो 3 तो सही है और एक शामिल नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखो, प्रस्तावना है, विषयोस्थापन है, तुलना है, या फिर विशेषीकरण है। तो साथियों, इसका ऑप्शन क्या होगा, नहीं है, वो पूछा हमसे। तो देखो, विशेषीकरण ये हर्बट विधि का उपागम का पद नहीं है, जबकि ये 3 के हर्बट उपागम के पद हैं। विशेषीकरण बिल्कुल इसमें नहीं है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा प्रश्न का। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। किंडरगार्टन विधि का विकास किया। हमसे ये पूछा है, जो किंडरगार्टन विधि है उसका विकास किसने किया था, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डॉल्टन, या फिर अरस्तु। तो साथियों, किंडरगार्टन विधि किसने किया था, फ्रोबेल ने। किसने किया था साथियों, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सत्य माने जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बिना रुक रुक कर एक प्रवास्य पढ़ाना किस विधि में सिखाया जाता है। कि जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक ही प्रवास्य एक ही गति से, मतलब उसमें बिल्कुल रुका नहीं जाता है। तो ऐसा किस विधि में किया जाता है, अनुकरण विधि से, या फिर साहचर्य विधि, या फिर कहानी विधि, या फिर वाक्य शिक्षण विधि। तो साथियों, 6 का तीसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही माना जाएगा, कहानी शिक्षण। कि कहानी शिक्षण उनको पूरी एक साथ एक विस्तार से बताई जाती है। क्योंकि अगर कहानी में बीच बीच में रुकोगे तो मतलब इसके कोई पढ़ाने का औचित्य नहीं रहेगा। तो एक ही प्रवासी, मतलब इसमें रुका नहीं जाता, तो कहानी शिक्षण के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। तो 6 में तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 7, इकाई विधि के प्रवर्तक हैं। हमसे ये पूछा है, इकाई विधि उसके प्रवर्तक कौन है, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, मॉरिसन, या फिर ब्लूम। तो साथियों, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है, मॉरिसन। इकाई विधि के रूप में कौन जाने जाते हैं, मॉरिसन। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 8, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो साथियों, एक प्रश्न हमारी सहायक सामग्री से
रिलेटेड होता है कि एक प्रश्न है वो सहायक सामग्री से आता है। तो देखो वो ये प्रश्न समझो 8 का कि भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए, किसके लिए दे सकते हो, उच्चारण शुद्धता के लिए जो सहायक सामग्री काम में ली जाती है वो बतानी हमको। OHP, लिंगवाफोन या फिर ग्रामोफोन या फिर डिक्टोफोन। तो साथियों उच्चारण शुद्धता की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, लिंगवाफोन है इस सहायक सामग्री हम काम में लेंगे। तो 8 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 9, मातृभाषा और सीखे जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने की प्रभावी विधि है। देखो एक तो मातृभाषा जो हम अपने क्षेत्रीय विशेष भाषा है उसकी बात कर रहे हैं, और एक जो भाषा हम सीखते हैं, सीखे जाने वाली भाषा कौन सी होती है, द्वितीय भाषा। इन दोनों भाषाओं का विश्लेषण किया जाता है, वो किस में किया जाता है, तो बताओ, व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि या फिर सूत्र विधि। तो साथियों अपनी क्षेत्रीय विशेष भाषा है और जो भाषा हम सीखते हैं उन दोनों भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किस में किया जाता है, व्यतिरेक विधि में। किस में किया जाता है साथियों, व्यतिरेक विधि में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का, हर्बट उपागम के पद हैं। हमसे ये पूछा कि हर्बट उपागम उसमें कितने पद हैं, तो इसका प्रश्न पीछे भी करवाया है। तो देखो कितने पद माने साथियों, 3, 5, 8 या फिर 9। तो साथियों हर्बट उपागम में 5 पद माने। देखो पहला पद कौन सा होता है, प्रस्तावना, कि कोई भी विषय वस्तु है उसकी हम पहले प्रस्तावना निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर उसको क्या करते हैं हम सामान्यकरण, फिर उसको हम अनुप्रयोग मतलब प्रयोग में लेते हैं उसको जो पढ़ाते हैं। तो पहले प्रस्तावना निकालते हैं, फिर उसको प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें तुलना समझाते हैं, फिर उस पढ़ाई का सामान्यकरण करते हैं, फिर वापस उसको अनुप्रयोग में लेते हैं। तो ये 5 पद इस प्रकार माने हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 11 का, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का केंद्र है अध्यापक, माता पिता, छात्र या फिर छात्र अध्यापक। तो साथियों वर्तमान में जो शिक्षण शैली चल रही है विद्यालयों में वो किस आधारित है, अध्यापक केंद्रित है या फिर माता पिता है या फिर छात्र है या फिर छात्र अध्यापक है। तो साथियों वर्तमान में जो शिक्षण विधि, जो शिक्षण चल रही है वो चल रही है छात्र केंद्रित, कि छात्रों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम पूरा तैयार किया जाता है। तो सारी विषय वस्तु वो छात्र केंद्रित होती है, छात्र के इर्द गिर्द छात्र को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 12 का, मॉन्टेसरी विधि का उपनाम बताओ। हमसे ये पूछा जो मॉन्टेसरी विधि है इसको दूसरे नाम से जानते हैं वो क्या है, अनुध्वनि, संगति विधि, व्यास विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो साथियों मॉन्टेसरी विधि का उपनाम क्या होगा, संगति विधि, इसका ये दूसरा नाम है। तो 12 में दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। ये तो थे हमारे शिक्षण विधियों के प्रश्न। अब जो प्रश्न है वो व्याकरण से रिलेटेड है। तो देखो व्याकरण का पहला प्रश्न, भावुक का सही संधि विच्छेद है। हमें एक शब्द दिया है भावुक, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो क्या बनेगा, भयधन उक या फिर भवधन औक या फिर भवधन उक या फिर भवधन उक। तो साथियों भावुक का हम संधि विग्रह करेंगे क्या बनेगा, भवधन उक बनेगा। क्या बनेगा, भवधन उक। तो देखो इसमें औ टूटेगा, अयादि संधि के अंतर्गत ऐसा होता है। देखो भय धन आव में टूटेगा, किसमें टूटेगा, आव। तो क्या होगी, यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगेगी, औ की मात्रा आएगी। तो क्या बनेगा, भव धन उख। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। जैसे अयादि में पता है ऐ, आय, अव और आव। तो यहाँ पे देखो भावुक को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आव निकल कर आएगा। आव निकल कर आएगा तो इधर हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे, इधर क्या बचेगा, शेष उक बचेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 14 का, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। हमें एक शब्द दिया है समाज, इसमें एक प्रत्यय लगाना है। क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना। तो क्या बनेगा साथियों, सामाजिक, सामाजिक या फिर सामाजिक या फिर सामाजिक या सामाजिक। तो देखो इसमें कौन सा बनेगा, इन दोनों में से बताओ। तो याद रखना जब भी एक प्रत्यय जोड़ते हैं
तो जो पहला वर्ण है उसमें बदलाव होता है, या तो ई की मात्रा फिर आ की मात्रा आती है, तो क्या बनेगा साथियों, सामाजिक बनेगा। स का क्या होगा, सा हो जाएगा, पहला जो है वो उसका दीर्घ हो जाएगा, तो सामाजिक बनेगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 15 का, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। हमसे पूछा है नीति निपुण, एक शब्द दिया है नीति निपुण, इसका समास विग्रह करके बताना है। तो क्या बनेगा, नीति से निपुण, या फिर नीति का निपुण, या फिर नीति में निपुण, या फिर नीति के लिए निपुण। तो साथियों क्या होगा, इन दो में से बताओ। तो क्या बनेगा साथियों, नीति में निपुण होता है, न कि नीति से निपुण। नीति में निपुण, कि वह मनुष्य नीति में निपुण है, तो क्या आएगा यहाँ पर, में आएगा, न कि से। तो 15 में तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 16 का, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है, बादल, शिक्षकों, झुंड, या फिर अध्यापक। तो हमसे पूछा कि एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है, पर वो समुदायवाचक संज्ञा से रिलेटेड होता है। तो देखो यहाँ पर एक वचन शब्द है और समुदायवाचक संज्ञा है, तो क्या होगा साथियों, झुंड बनेगा, कि वह गाय का झुंड आ रहा है। तो मतलब आ रहा है यहाँ पर तो बोध एक वचन का हो रहा है, पर देखो झुंड क्या है, यहाँ पर एक समुदाय का बोध करवा रहा है। तो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन तीसरा सही माना जाएगा। ये एक वचन में है और समुदायवाचक संज्ञा है। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं, हमसे ये पूछा नहीं है। सबसे पहले समझो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें हम किसी को प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाते हैं। जैसे राम मोहन से पत्र लिखवा रहा है, वह उससे गीत गवा रहा है, मतलब हम किसी को प्रेरणा के माध्यम से कार्य करवाते हैं, वो तो होता है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। पर हमें पूछा नहीं है, वो बताना है। तो देखो, गोविंद ने राम को जगवाया, मतलब यहाँ पर प्रेरणा काम कर रही है कि गोविंद ने राम को जगवाया, खुद ने नहीं पर किसी से जगवाया, तो प्रेरणा के माध्यम से कार्य करवा रहा है। फिर देखो, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता, मतलब खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवा रहा है कि मजदूर से पेड़ कटवाता है। तो यहाँ पर भी देखो प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे देखो, सुनील अनिल से पत्र लिखवाता है, मतलब सुनील अब खुद कार्य नहीं कर रहा, वो एक प्रेरणा के माध्यम से अनिल से कार्य करवा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, तीनों में प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर चौथे में देखो, ऑप्शन में वह खाना खाकर सो गया। चौथा ऑप्शन क्या, कि वह खाना खाकर सो गया, यहाँ पर किसी से कोई प्रेरणा का कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया साथियों, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले कोई कार्य किया है कि वह खाना खाकर सो गया, यहाँ पर पहले खाने का काम हुआ है, उसके बाद सोने का काम हुआ है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। हमसे पूछा नहीं है प्रेरणार्थक क्रिया, तो इन तीनों में तो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है। हमसे पूछा कृत्रिम, इसका विलोम शब्द बताना है, नकली, नैसर्गिक, कठोर, या फिर बनावटी। तो साथियों कृत्रिम के लिए उचित क्या होगा, बताओ, नकली, नैसर्गिक, कठोर, या फिर बनावटी। तो कृत्रिम का विलोम क्या होता है साथियों, बनावटी होता है। क्या होता है, बनावटी, याद रखना, कृत्रिम का विलोम क्या होता है, बनावटी। कृत्रिम जो चीज़ हमने किसी बना ली, और एक होता है बनावटी जिसका हम नकल करते हैं उसका हूबहू। तो कृत्रिम क्या होगा, बनावटी विलोम होगा। अब देखो 19 का प्रश्न, हेरुक का पर्यायवाची है। हमसे पूछा हेरुक का पर्यायवाची, कार्तिकेय, इंद्र, सुरेश, या फिर विनायक। तो साथियों हेरुक किसका पर्याय होता है, गणेश जी का होता है। किसका होता है, गणेश जी का। और गणेश जी को हम क्या बोलते हैं, विनायक बोलते हैं। हेरुक किसका होता है, गणेश जी का। गणेश जी किसको बोलते हैं हम, विनायक को बोलते हैं। तो हेरुक पर्यायवाची हुआ गणेश, विनायक का। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द है। हमसे पूछा कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ये वाक्यांश दिया, इसके लिए एक शब्द हमको बताना है। क्या होगा, इंद्रजीत, इंद्रजालिक, या फिर इंद्रियाभूत, या अति इंद्रिय। तो साथियों इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रजालिक, मतलब जाल में फंसाए रखता है,
इंद्रियों को भ्रम में रखता है, तो इंद्रजालिक क्या बनेगा? इंद्रजालिक। याद कैसे रखोगे? इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, कि इंद्रियों को भ्रम में फंसाए रखता है कौन? इंद्रियों को जाल में फंसाए रखता है, वो क्या होगा? इंद्रजालिक। तो 20 में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा, इंद्रजालिक होगा। तो साथियों, इस प्रकार आज की सीरीज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये सारे प्रश्न है ये पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न है। तो साथियों, सारी ये मोस्ट प्रश्न हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको रोज मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ भी मिल सके। धन्यवाद।